नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज बीएड के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम होने में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। इस एक सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है और कहाँ से प्रश्न बनने के अधिक से अधिक संभावना है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आपके प्रश्न कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार का आपके सामने पेपर होने वाला है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के वहाँ कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। बात करेंगे हम लोग आगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें सिलेबस क्या है। आपको मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, पीडीएफ ग्रुप में भेजा था, आप सभी को मिल चुका है और आप तैयारी भी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। परंतु अंतिम दिशा में तैयारी को मोड़ देने में आपको बहुत ही ये अंतिम जो समय होता है, अंतिम पल होते हैं, ये बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही मददगार होते हैं। जो इन समय का सदुपयोग अच्छे से करेगा वही एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करेगा। तो आपको पता है कि संस्कृत होता है, आपको संस्कृत पढ़ना था। संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन आने थे और हिंदी के। ये लगभग 25 क्वेश्चन कुल मिला के आपको 75 क्वेश्चन ही इस बार मिलने वाले हैं। तो ये था आपका मोटा मोटा सिलेबस। परंतु इससे आपको कुछ पता नहीं चलता है कि संस्कृत में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना, संस्कृत और हिंदी में क्या पढ़ना था। इन सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ग्रुप में कई बार समझाया है, तो ये अब मैं दोबारा से बताने वाला नहीं हूँ और ना ही आपके पास इतना समय पर्याप्त है कि आप पूरा सिलेबस कवर करने जाएंगे। तो करना क्या है, इन 7 दिनों में आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है इसमें आपको करना क्या है, तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ मेरा जो केंद्र होगा इस वीडियो में वो होगा आपका ये 7 दिन, और इस 7 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से। तो बात करेंगे सबसे पहले संस्कृत के बारे में, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट आप सबको लग रहा होगा। संस्कृत में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए करना क्या है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान करना है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इवन 5 क्वेश्चन तक भी बन सकते हैं। जैसे कि आपके काव्य शास्त्र का टॉपिक हो गया। अब देखिए काव्य शास्त्र में क्या है, इसमें बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जैसे कि आपका काव्य शास्त्र में जो आचार्य हैं, आचार्य जैसे भरत मुनि से लेकर के भामा आचार्य हैं, भरत मुनि हैं, उद्भट हो गए, काव्य प्रकाशकार आपके मम्मट हो गए, आपके आनंदवर्धन हो गए, ध्वनिकार हैं। इन सबको आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इनको एक बार देखिए। इनके ग्रंथों के नाम क्या हैं, जैसे भरत मुनि रस सूत्र के प्रणेता हैं, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है, ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है, ध्वन्यालोक पर किसकी टीका है, लोचन टीका है, अभिनव गुप्त ऐसे, मतलब कि आपके इन आचार्यों को पढ़ना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें मतलब मैं पढ़ा भी रखा हूँ, आप चाहेंगे तो इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इन आचार्यों के बारे में आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। साथ में आपको इसमें से काव्य शास्त्र में जैसे कि बहुत चीज़ें बताई गई हैं, मैंने काव्य शास्त्र की वीडियोज़ में बताया है। उसमें आपको देखना है कि जैसे कि आपके वाक्य में किसको काव्य कहा गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, शब्दार्थो सहितम काव्यम किसने कहा है, मतलब शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, ऐसा भामा ने कहा है। ऐसे ही आनंदवर्धन ने क्या कहा, दंडी ने क्या कहा। ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं और बनेंगे। अब किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, हो सकता है कथन निष्कर्ष के रूप में आ जाए, या 2 कथन दे दे, उसमें कहे एक व्याख्या कर रहा है, एक व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास 2 कथन आ गए, जैसे आपके पास कथन ये है और कथन बी है, 2 कथन आ गए, तो इसमें आपको करना क्या है। मान लीजिए आपको लिखा है भरत मुनि, मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया कि भरत मुनि रस सूत्र के प्रणेता हैं, ये आपका प्रश्न है। दूसरा कथन कह रहा है कि आपका दूसरा कथन कह रहा है कि रस काव्य में 9 माने गए हैं, या फिर भरत मुनि ने 8 रस माने हैं।
तो ये आपके दो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि आपका कथन ये दिया हो, अब उसमें दिया रहेगा कि दोनों कथन एक ही व्याख्या कर रहे या की व्याख्या नहीं कर रहे। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आपको दोनों विकल्प इसको सॉल्व करने का सही तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या है, आपको इसको अलग पढ़ना, इसको अलग पढ़ना है। अब देखिए, अगर ये दोनों एक ही टॉपिक से हैं, एक ही विषय से संबंधित हैं, एक ही कवि से संबंधित हैं, एक ही आचार्य से संबंधित हैं या एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, तो 99% आपका चांस होता है कि वो दोनों क्या करेंगे, व्याख्या कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर भरत मुनि रस सूत्र के प्रणेता हैं और रस भरत मुनि ने काव्य में 8 रस माने हैं, तो ये क्या है, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर व्याख्या कर रहे होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको रिवीजन करना है। आप चाहें तो आपने अगर वीडियो देख के नोट्स बना रखे हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं वही एग्ज़ाम में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। अब बहुत लोग होंगे जो नोट्स बनाए ही नहीं हैं, तो आप भैया दोबारा से वीडियो को देखिए, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे कि फिर क्या है। तो आपका दूसरा आता है व्याकरण का सेक्शन। संस्कृत में व्याकरण में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके कारक से आएंगे, समास से प्रश्न आते हैं और संधि से। ये आपके, ये समझिए कि अगर मैं इनको बात करूं तो आपसे 10 क्वेश्चन तो आपके इधर 8 से 10 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से ही आ जाएंगे। मतलब कारक, समास और संधि, ये 3 टॉपिक मिला करके आपके संस्कृत के सेक्शन में 10 प्रश्न तक करके आ सकते हैं। तो आपको व्याकरण में इन 3 टॉपिक्स को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आपको इनको रट के जाना है। साथ में आप ये ध्यान रखिए, इसके बाद में आपका आता है भाषा का सेक्शन, और इसमें से आपके प्रश्न जो आएंगे ये कठिन वाले होंगे। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आप डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो भाषा के क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर कथन निष्कर्ष पर आते हैं, या फिर 2 विकल्प रहेंगे जिसमें व्याख्या करने वाला या नहीं होगा। देखेंगे आप तो पाएंगे ऐसे। इनमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके काव्यशास्त्र हो गए, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके प्रत्यय से आएंगे, तो आप लोग प्रत्यय देख लीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा प्रत्यय करवाने वाला हूँ, मैं पीपीटी बना रहा हूँ और ऐसे ही बना करके मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ से मैं प्रत्यय आपको लगभग करवा दूँगा, मेरा जितना योगदान हो सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस समय गांव पर आया हुआ हूं और यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा बहुत ही दिक्कत है, नहीं तो अब तक ये सारे टॉपिक्स में करवा दिए होते। और साथ में मैंने अलंकार की आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अलंकार और प्रत्यय को मैं एमसीक्यू के थ्रू ही कवर करने वाला हूँ, अगर मैं कर पाया तो कर दूंगा बिल्कुल, और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये 2 टॉपिक करवा दूँ। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करवा चुके हैं। आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी अच्छी बात है, दोबारा से देख लीजिएगा। और नहीं तो कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, रिवीजन कहीं से भी कर रहे हैं करिए। मेरा मतलब यही है कि आप इसको रिवीजन करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। इतनी चीज़ें आपको संस्कृत में 1 सप्ताह के अंदर करनी है। अदर चीज़ों में मत पढ़िएगा कहीं से भी, और बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप डिमोटिवेट होंगे। ऐसा करने से कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और आपके इस समय अच्छे स्कोर्स आने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। इंग्लिश की मैं बात करूं तो मैंने एक प्लेलिस्ट भेजी है, वो मेरे चैनल की नहीं है, ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूं। बस आप ये ध्यान रखिए कि इस समय अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पर बेस्ट है तो जिनकी पीडीएफ मैंने भेजी, मतलब लिंक भेजा है, वो बेस्ट है। उनकी उस प्लेलिस्ट की पहली 4 वीडियो, और कुछ करना ही नहीं है। आप जो उनकी प्लेलिस्ट की पहली 4 वीडियोज़ हैं, लगभग 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, उनको आपको दोबारा से देखनी है, तिबारा से देखनी, जितनी बार देख सकें देखें, ठीक है। और उसके बाद में इन 4 वीडियोज़ को देखने के बाद में अमन सर का क्लास है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे लिखना नहीं चाहिए था यहाँ पर लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में है। अब मैं बात करूँगा, ये 4 वीडियो आप देखेंगे उसमें, उसके बाद में आप उन्हीं के प्लेलिस्ट से अगर चाहें तो टेंस का 1 क्लास, आर्टिकल कहीं से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उन्हीं से करिए, कहीं से भी करिए, आर्टिकल आ जाने चाहिए। और उसके बाद में आपके कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं जो कि फिलर्स में आते हैं, जो आपके प्रीपोजिशंस हैं वो आपके जो फिलर्स में आते हैं, मतलब कि
फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से आ जाएं या फिर किसी भी तरीके से आ जाएं, तो थोड़े से प्रीपोजिशन, बेसिक प्रीपोजिशंस आप कर लीजिएगा। और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव और एक्टिव, ये चीज़ें आप कर लीजिए। पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, इतनी चीज़ें आप इन बचे हुए टाइम में कीजिएगा। अन्य चीज़ें इंग्लिश में छोड़ दीजिएगा। जो आपने करा है ठीक है, नहीं करा है तो बिल्कुल भी अन्य टॉपिक्स को करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ें आप करिए। वो 4 वीडियोज़ जो मैंने बताया, टेंस, आर्टिकल, एंड आप ये ध्यान रखिएगा 4 वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। अगर ये 4 वीडियोज़ आप नहीं देखते हैं तो आपको करना क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हैं, जितने भी हैं, उनके आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आप नाउन से लगा करके कंजंक्शन और इंटरजेक्शन तक जाएंगे, ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। और ये आपकी चारों वीडियोज़ में हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं यहाँ पर मेंशन किया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। आगे चलेंगे और हिंदी की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो आपका टाइम ही बर्बाद होने वाला है। खैर, अगर इसको देखकर फॉलो करेंगे तो आपके कम्प्लीटली 20 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे, तो ये ध्यान में रख करके ही करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर हिंदी की, तो सबसे पहले आप तैयार करिएगा भाषा के बारे में। इसमें वर्ण क्या हैं, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, ये जो वर्णमाला वाला टॉपिक है इसको कर लीजिएगा अच्छे से। आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में आपको क्रिया विशेषण, इसमें आपके त्रुटियां से संबंधित प्रश्न मिल जाते हैं, तो वाक्य त्रुटि का अभ्यास कर लीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, अगर होगी आपके पास तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इतनी चीज़ें हुई। और भी हिंदी में क्या है, तो साहित्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टाइम तो आपके पास बहुत ही कम है, इसलिए जो मैंने 2-3 क्लास करवाई हैं, 2 से 3 क्लास है शायद, आप उसको देख सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तभी इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने एक भी बार ये क्लास देखी है या फिर आपको हिंदी साहित्य के स्टूडेंट रहे हैं तो आप ये क्लास अब मत देखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप नहीं देखिएगा, मैं कह रहा हूँ तो नहीं देखिएगा। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स रहे हैं और आपको नॉलेज है, केवल पेपर पर हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होने का मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब आप हिंदी साहित्य से जानकारी आपको है, तो ये क्लासेस बिल्कुल भी मत देखिएगा। आप केवल जो PDF मैंने ग्रुप में दी है हिंदी साहित्य की, आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अदर चीज़ें थोड़ी बहुत रचनाएं, अदर में आप थोड़ी बहुत रचनाएं, जैसे कि आपके कवि हैं जो आपके जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जो प्रसिद्ध हैं। अज्ञेय जी की कविताएं जो हैं, इनके रचनाएं अज्ञेय हो गए। और आपके इधर जो आपके मैंने अभी जयशंकर प्रसाद बताए, सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं और रचनाएं हैं, इन सबको आपको देखना है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने उस PDF में ऑलरेडी बना करके डाल दिया है, तो वो PDF आपको सफिशियंट है अगर आप उतना कर लेते हैं 1 सप्ताह के अंदर के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि सर आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। आपको केवल 1 सप्ताह में रिवाइज करना है, इतनी चीज़ें हों कि आप कर ले जाएं। तो ये चीज़ें आपको करनी थी। हिंदी की भी मैंने बता दिया, इंग्लिश का मैंने बता दिया, संस्कृत का भी मैंने बता दिया है। अब कुछ एक चीज़ और भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपको, वो क्या है कि संस्कृत में जब आप प्रश्न सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक पेज लेता हूँ, आप जब संस्कृत में प्रश्न सॉल्व करते हैं तो संस्कृत में आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आते हैं, क्या करें? प्रश्न ही समझ में अगर नहीं आते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए करना क्या है कि 1 बार 2 बार थोड़ा पढ़ के हिंदी अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा। और जो मैंने संस्कृत के लिए मैंने जो आपको प्लेलिस्ट शेयर की थी, ग्रुप में प्लेलिस्ट है, ठीक है, ग्रुप में प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने MCQ के थ्रू प्लेलिस्ट में करवाया है। तो उस MCQ के थ्रू जो भी प्रश्न हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन, 20 क्लासेस तो हैं ही। अगर मैं 20 क्लासेस में आपके 15 क्वेश्चन ही मानूँ तो आपके पास 300 MCQ मैंने करवा दिए हैं।
और आप ये समझिए कि कम से कम 5 क्लासेस मैं और भी करवाने वाला हूँ। तो ये समझिए 20 अगर मैं करवा दिया तो आपके 100 क्वेश्चन तो और भी प्रैक्टिस में करवा दूंगा। तो संस्कृत के लिए तो आपको 400 एमसीक्यू मैंने करवा दिए समझिए आप। अब 400 एमसीक्यू में आपको अगर अभी भी समस्या आ रही है प्रश्न समझने में, तो ये आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एक बार दोबारा से विचार कीजिए अपने पर और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, बीएड लैंग्वेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक कहाँ मिलेगा तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जहाँ पर आपका कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर भी मैं इसको पिन कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप वॉच कर लीजिएगा इसको, लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, लगभग 300 मेंबर तो होंगे ही। तो वहाँ आप ज्वाइन होकर के कोई भी समस्या आती है तो पूछिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।